KP classes dedicated to excellence. Hello everyone, I hope you are all doing well. So guys, today we will discuss important case laws of 2023. तो यहाँ पे जो भी 2023 के एंड इसके पहले के जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉ हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे. बट इनको डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ. वी विल प्रोवाइड दिस ऑल कोर्सेज. सो यहाँ पे CUET UG PG दोनों की प्रिपरेशन होती है एंड क्लैट के रिगार्डिंग या लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप चाहे UG की प्रिपरेशन करना चाहते हैं चाहे PG के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस कोचिंग. एंड इस कोचिंग के थ्रू आपको 25% इस टाइम फीस भी ऑफ में मिलेगा. मतलब जो भी फीस है उसका 25% ऑफ है प्रेजेंट टाइम में. एंड ये लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड डेज के लिए है. एंड इसके साथ स्कॉलरशिप टेस्ट की फैसिलिटी है. स्कॉलरशिप टेस्ट में आपके जितने भी बेटर मार्क्स आएंगे, आई मीन 50% ऊपर जितने बेटर आपके मार्क्स रहेंगे उतनी फीस आपकी डिडक्ट होती जाएगी. नेक्स्ट वी विल प्रोवाइड लाइव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस. मीन्स मैं आपको लाइव ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड करूंगा और उन क्लासेस के साथ साथ ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी. रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, डाउट सेशन, एक्स्ट्रा सेशन एंड बैकअप सेशन मिलेगा. नेक्स्ट आपको लाइव करंट अफेयर का सेशन मिलेगा, वो इवनिंग में 8 बजे से स्टार्ट होता है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी विल प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट. फर्स्ट इज यूनिट टेस्ट एंड सेकेंड इज सेशनल टेस्ट एंड फोर्थ इज फुल लेंथ टेस्ट. एंड इट विल बी मोर देन 50-100 प्लस. मीन्स ये 50-100 प्लस टोटल आपके टेस्ट रहेंगे. एंड आप वेबसाइट पे विजिट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप KP प्रेप ऐप डाउनलोड करके भी आप वहाँ से मॉक टेस्ट एंड काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे, आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं. सो 2023 के केस लॉ पे हम लोग आते हैं. फर्स्ट केस इज विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. एंड ये वही केस है जिस केस में डीमोनेटाइजेशन को चैलेंज किया गया था. तो आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले नोटबंदी आई थी, मतलब जो 500 एंड 1000 के नोट्स थे उनको बंद कर दिया गया था. तो 500 एंड 1000 के जितने भी नोट थे इनको सडनली बंद कर दिया गया था विदाउट कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन. सडनली गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला और उस नोटिस के थ्रू बोल दिया गया कि कल से 500 एंड 1000 के नोट नहीं चलेंगे. तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया और बोला गया कि ये चीज़ वैलिड, मतलब ये चैलेंज हुआ कि ये चीज़ वैलिड था या इनवैलिड. क्या गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि सडनली वो कोई भी अनाउंसमेंट कर दे? क्या उससे क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में था या पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था? तो इस केस को हम लोग अच्छे से समझते हैं. जब वो नोटबंदी हुई तो कुछ दिन बाद जब उसको चैलेंज किया गया तो इस पे जो डिसीजन आया वो 4:1 का था. मतलब एक जो जज थे वो तो इसके अगेंस्ट थे, मतलब वो बोले कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ वो तो इनवैलिड था. तो सिर्फ एक जज, वो जज थे जस्टिस BB नागराथना. तो ये जस्टिस जो थे उन्होंने तो डिसेंडिंग ओपिनियन दिया, मतलब उन्होंने तो बोला कि नहीं ये गलत था, इनवैलिड था, इस तरीके का नहीं होना चाहिए. क्योंकि इसलिए नहीं होना चाहिए कि RBI के विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन या RBI की विदाउट कंसल्टेशन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी नोट को बंद करने का या किसी नोट को चालू करने का जो भी आप करना चाह रहे हो आप RBI से कंसल्ट करो. उसकी प्रॉपर एक मीटिंग होनी चाहिए, कुछ लोगों को पता होना चाहिए. लेकिन सडनली इस तरीके से करना सही नहीं होता है. इससे मतलब बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है कंट्री को. तो इनका तो ये ओपिनियन था. बाकी 4 जजेस ने बोला नहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट में वैलिड था. और इससे क्या हुआ कि जो ब्लैक मनी थी बहुत ज़्यादा, तो वो ब्लैक मनी बाहर आई, मतलब कि उन्हें लोग सबमिट किए बैंक्स में. एंड इससे क्या हुआ कि जो लोग के ऊपर ज़्यादा ब्लैक मनी था या ज़्यादा ब्लैक मनी रखे थे तो उनका जो वो पैसा था वो वेस्ट हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ के फॉर्म में रहा. इसीलिए आपने सुना भी होगा बहुत सारे पैसे को ऐसे ही लोग पानी में और इधर उधर बहा दे रहे थे या फेंक दे रहे थे या जला दे रहे थे जिनका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है. तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ही था इस केस में. एंड आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा
कि जो ये डीमोनेटाइजेशन था ये सही था या गलत था, क्या गवर्नमेंट को सडनली ऐसे एक्शंस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके ये चीज़ बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, केसी सिनेमा वर्सेज SOJ&K एंड और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं SO का मतलब होता है स्टेट ऑफ J&K, मतलब कि J&K कौन सा स्टेट हुआ, जम्मू एंड कश्मीर। सो इस केस में ये बोला गया कि जो सिनेमा मतलब जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो थिएटर के अंदर ही कुछ फूड की मतलब शॉप रहती है, आप फूड वहीं से ले सकते हो, या जो भी आपको खाने पीने की मतलब चीज़ें चाहिए आप वहीं से ले सकते हो, आप बाहर से लेके नहीं जा सकते मूवी को देखते टाइम। तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया कि नहीं ये गलत है। एक आदमी अगर कोई भी मतलब पर्सन हुआ और बाहर से कोई भी चीज़ अपना लेके जाना चाह रहा है, मूवी देखते टाइम अगर वो खाना पीना चाह रहा है तो उसका राइट है और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो हाई कोर्ट थी उसने तो ये बोला कि हाँ आप बाहर से फूड कैरी कर सकते हो जब भी आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो, बट इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट पे फर्दर अपील किया गया एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। पहले तो जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट था उसके डिसीजन को ओवर रूल किया कि नहीं ये गलत है, मतलब कि अगर कोई पर्सन अपने ट्रेड मतलब अपना ट्रेड कर रहा है और उसका ट्रेड मतलब करते टाइम उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस वैलिड माने जाते हैं। और इसलिए वैलिड माने जाते हैं क्योंकि अगर वो अलाउ कर देंगे तो उनके मतलब वो अलाउ कर देंगे आप बाहर से फूड कैरी कर सकते हो, तो उनके यहाँ कोई मतलब वो परचेस नहीं करने वाला, मतलब जो अंदर होते हैं थिएटर के अंदर शॉप होती है तो उन शॉप पे कोई नहीं परचेस करने वाला, और जिससे कि उन लोगों को बहुत लॉस होगा। वो काफ़ी कॉस्टली शॉप होती हैं तो उनको काफ़ी लॉस होता है। एंड ये भी बोला गया कि अगर बाहर से आप कैरी करने के लिए उन्हें अलाउ कर रहे हो तो जो अंदर वाली शॉप है तो उनके जो ये राइट टू ट्रेड मिला है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के क्लॉज फर्स्ट के क्लॉज जी में जो सब क्लॉज जी में जो राइट टू ट्रेड है उनका वायलेशन भी एक तरीके से होता है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आप मूवी देखने जाओ ना जाओ ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है, मतलब थिएटर वाले आपको नहीं बुला रहे हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं कि आप मूवी देखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये था कि आप मूवी देखने गए तो आप कुछ खाओ पियो, ऐसा आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब चाहो तो आप कोई फूड कैरी करो आप उनसे परचेस करो और नहीं आप चाहते तो आप नहीं परचेस करो। तो ये सब मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपिनियंस रख के ये डिसीजन दिए कि नहीं आपको बाहर से मतलब आप बाहर से कोई भी फूड कैरी नहीं कर सकते थिएटर में जब भी आप मूवी देखने जाओगे। तो फाइनली अब आज की डेट में यही है कि आप बाहर से कोई फूड नहीं कैरी कर सकते जब भी आप मूवी देखने जाते हो, बट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था कि आप कैरी कर सकते हो। तो इसमें भी आपका क्या ओपिनियन है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो आप कमेंट बॉक्स में इसमें ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है कि हाँ वो मतलब बाहर से कैरी कर सकते हैं फूड या उन्हें थिएटर में ही काफ़ी हाई कॉस्ट पे ही मतलब लेना सही है, या सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन सही है या गलत है, तो आप इस पर जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज बुद्ध देव कारमाशकर वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो एसओ मीन्स आप समझ गए कि स्टेट ऑफ और WB मीन्स वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल इट्स मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो वो भी आपको क्लियर होगा। तो इस केस में क्या था, इज सेक्स वर्क इज अ प्रोफेशन। तो इसमें ये चैलेंज किया गया कि जो सेक्स वर्क होता है क्या उसे प्रोफेशन माना जाना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस के बेंच थे, तो वो जजेस ने क्या बोला और तीनों का मतलब एक ही ओपिनियन था कि जो आज के डेट में सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन मान लिया गया एंड एवरी पर्सन हैज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21। सो ये जो आर्टिकल 21 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, और पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट का मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट में वो सारे राइट इंक्लूड हैं जो आपको डिग्निटी फुल लाइफ जीने में या आपके सारे के सभी अधिकार को प्रोटेक्ट करता है, और अगर इनका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हो। एंड सुप्रीम कोर्ट में मूव करना चाहते हो तो आर्टिकल 32 के थ्रू मूव करोगे, और हाई कोर्ट में आप मूव करना चाहते हो तो आर्टिकल 226 के थ्रू मूव करोगे। बाकी रेट्स वेट्स हैं वहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर मतलब पीछे आ जाते हैं। फाइनली इसमें बोला गया कि हर एक पर्सन को
अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का राइट है, और आर्टिकल 21 जो हमारा है वो राइट टू लाइफ से ही डील करता है। तो कोई पर्सन अपनी लाइफ में क्या चूज़ करना चाहता है, किस तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड करना चाहता है, वो इस पे डिपेंड है, उस पे डिपेंड करता है। एंड ये भी बोला गया कि जो भी सेक्स वर्कर है उनको आधार कार्ड भी इशू किया जाए, मीन्स उनकी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए उनको एक आधार कार्ड भी इशू किया जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इस केस में बोल दिया गया सेक्स वर्क इज अ प्रोफेशन। ओके, एंड एग्ज़ाम में जो भी आपके केसेस मतलब पूछे जाते हैं तो बेसिकली आपको ये 3 पॉइंट पे ध्यान में रखना है, ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखना है, क्योंकि एक केस में क्या इंपॉर्टेंट है वही बस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फैक्ट तो बहुत बड़े बड़े रहते, उतना आपको नहीं पढ़ना है, बस मतलब बेसिक इस क्वेश्चन क्या था इस केस में, किस पे डिपेंड था या क्या उस केस का बेस था, तो वो बेस आपका ये हो गया। बेंच क्या थी, मतलब कितने जजेस की बेंच थी वो, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसीजन क्या आया था वो। तो ये 3 चीज़ आपको एटलीस्ट पता होने ही चाहिए किसी भी केस के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, और इस केस में जो 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को मिला था बाई 103 अमेंडमेंट, उसको चैलेंज किया गया। बोला गया कि जो ये रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन इनवैलिड है और 103 अमेंडमेंट है ये इनवैलिड है। तो इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया। तो EWS का फुल फॉर्म हो जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिक जो वीक होते हैं जनरल कैटेगरी में, जैसे मान लेते हैं जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी वीक है या वो फाइनेंशियली बहुत वीक है, तो उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया था। और जो ये रिजर्वेशन है उसे 103 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। तो चैलेंज किया गया कि ये रिजर्वेशन इनवैलिड है। सो इसमें 5 जजेस थे, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, और इसमें जो यहाँ पे एन गलत है, सो यहाँ पे जो डिसीजन आया वो 3.2 रेशियो में डिसीजन आया। मीन्स 3 जो जजेस थे उन्होंने बोला कि ये वैलिड है, और जो 2 जजेस थे उन्होंने बोला कि ये इनवैलिड है। सो आप इसमें कमेंट करिएगा इट इज़ वैलिड और इनवैलिड, एंड इसमें जो भी फैक्ट्स थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो इसको चैलेंज किया गया तो वहाँ पे क्या ग्राउंड्स थे कि ये क्यों इनवैलिड है, तो बोला गया कि आप किसी को इकोनॉमिक के बेस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। मतलब कि अगर किसी की इकोनॉमिकल सिचुएशन बेकार है या इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो उस बेस पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और ये इंदिरा शाहिनी आपने काफ़ी फेमस केस है, इसे आपने सुना होगा। ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था उसका भी ये वायलेशन करता है। तो ये 2-3 चीज़ यहाँ पे पॉइंट रखे गए कि इकोनॉमिक बेस पे आप नहीं दे सकते। इंदिरा साहनी केस का इंदिरा साहनी में जो रूल प्रपोज किया गया उसका वायलेशन करता है। और साथ ही साथ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला गया था कि आप मैक्सिमम 50% तक रिजर्वेशन दे सकते हो, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के थ्रू जो 10% रिजर्वेशन दिया जाता था तो वो इसका भी वायलेशन करता था। तो इन सब ग्राउंड पे चैलेंज किया गया, बट फाइनली इसे वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। बोला गया कि नहीं, हम किसी को मतलब गवर्नमेंट या इन द सेंस पार्लियामेंट या लॉ किसी को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पे या ग्राउंड पे रिजर्वेशन दे सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज SO झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, मीन्स स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। सो इस केस में क्या था, इज 2 फिंगर टेस्ट इज वैलिड इन रेप केस। अब 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है, तो पहले के टाइम पे अगर किसी गर्ल का रेप होता था, किसी भी गर्ल्स का रेप होता था, तो डॉक्टर उसे चेकअप करते थे और एक तरीके से वहाँ पे 2 फिंगर्स थ्रू चेकअप किया जाता था कि सच में इसके साथ रेप हुआ है कि नहीं। तो एक तरीके से आप कॉमन सेंस है, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये बहुत चीप सा लगेगा, बहुत गलत सा लगेगा कि उस बेचारी के साथ पहले इतना गलत हुआ, फिर डॉक्टर्स के थ्रू अलग से इस तरीके से चेकअप हो रहा है, जो कि एक काफ़ी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेंशन करके रखा है कि जो काफ़ी पैट्रियार्कल एंड सेक्सिस्ट तरीका था चेक करने का, जो बिल्कुल गलत था। तो इसको
को चैलेंज किया गया कि जो 2 फिंगर टेस्ट है, मतलब जो किसी जो किसी भी गर्ल्स के साथ जो रेप हुआ है तो उसके रेप को जो चेक करने का तरीका 2 फिंगर टेस्ट था, तो क्या ये वैलिड है कि इनवैलिड। तो फाइनली इस पे 2 जजेस की बेंच ने डिसीजन दिया और बोल दिया गया कि ये बिल्कुल इनवैलिड है। तो डिसीजन क्या हो गया, डिसीजन हो गया कि इनवैलिड है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहा कि इसमें 2 जजेस थे, एक जज थे आपके DY चंद्रचूड़ जो इस टाइम के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड हिमा कोहली, मीन्स एक मेल जज थे एक फीमेल जज थे, तो 2 जजेस थे। तो CJI इस टाइम के DY चंद्रचूड़ भी है। सो इन दोनों का मतलब सेम ओपिनियन रहा कि नहीं ये बिल्कुल इनवैलिड है, क्योंकि ये बिल्कुल पैट्रियार्कल एंड साथ ही साथ सेक्सिस्ट तरीका है। और आप कोई साइंटिफिक वे ढूंढो, आपको चेक करना है तो क्या इसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जो ये तरीका है 2 फिंगर टेस्ट, आप 2 फिंगर के थ्रू चेक करो, तो बिल्कुल गलत तरीका था। वैसे इस तरीके से चेक करने के पीछे रीजन ये था, एक हाइमन चेकिंग होती है, तो हाइमन चेकिंग में ये रहता है, मतलब क्लियर हो जाता है थोड़ा कि इस गर्ल्स के साथ रेप हुआ है कि नहीं। बट हाइमन ब्रेक होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर कोई प्लेयर है, कोई ज़्यादा रनिंग कर रहा है या किसी का पहले से किसी के साथ फिजिकल रिलेशन है, तो भी हाइमन ब्रेक होने की मतलब पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर मान लेते हैं किसी गर्ल्स का पहले से किसी भी रीजन से हाइमन ब्रेक है और उसके साथ रेप होता है, तब तो पता ही नहीं चल सकता कि हाँ इसके साथ रेप हुआ भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर अगर चेक करेगा तो उसे तो हाइमन ब्रेक मिलेगा ही। तो बहुत कंफ्यूजन ऐसे होता था। तो इस पूरे प्रोसेस को फिलहाल अब इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। बोला गया कि जो हाइमन ब्रेक का रीज़न है वो कुछ भी हो सकता है, और उससे ये डिसाइड करना कि इस गर्ल्स के साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, और फाइनली इसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। और साथ ही साथ 2 फिंगर टेस्ट जो हमारे राइट टू प्राइवेसी होती है, राइट टू प्राइवेसी हमारा आर्टिकल 21 में मेंशन है। तो आर्टिकल 21 में मेंशन हमारा राइट टू प्राइवेसी है, और ये जो 2 फिंगर टेस्ट है वो राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन करता है। और ये चीज़ बोला गया था लीलू वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, HR मीन्स स्टेट ऑफ हरियाणा। तो राइट टू प्राइवेसी का भी ये 2 फिंगर टेस्ट वायलेशन करता है। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ ये सच में मतलब एक गलत प्रैक्टिस था पहले के टाइम पे कि नहीं, कि 2 फिंगर टेस्ट के थ्रू ही किसी की रेप को चेक किया जाए, हाँ एग्जैक्टली इसके साथ रेप हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज एक्स वर्सेज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। सो इस केस में क्या क्वेश्चन था या क्या फैक्ट था या क्या क्वेश्चन अराइज हुआ, इस इन अनमैरिड वुमेन हैज़ राइट टू अबॉर्शन। सो फाइनली इस केस में पूछा गया कि क्या एक अनमैरिड वुमेन को अबॉर्शन का राइट है कि नहीं। मतलब मैरिड वुमेन डिफरेंट थिंग एंड अनमैरिड वुमेन इज डिफरेंट थिंग। तो इंडिया में एक द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है, और वो एक्ट है 1971 का। द इंडियन मेडिकल टर्मिनेंसी एक्ट है 1971 का। तो जो इंडियन मेडिकल टर्मिनेंसी एक्ट 1971 का है, तो वहाँ पे ये चीज़ था कि आप पहले के टाइम पे कि 20 मंथ तक अगर मतलब 20 वीक, ये मंथ नहीं है वीक है, 20 वीक तक अगर मतलब मान लेते हैं कि कोई वीमेन अगर आज प्रेग्नेंट हुई तो 20 वीक तक, मतलब कि 20 वीक से आगे नहीं, 20 वीक तक वो प्रेगनेंसी को चाहे तो अबॉर्शन करवा सकती है। बट इसे 71 में मतलब 1971 में जो 20 वीक था, तो 20 वीक को बढ़ा के 24 वीक कर दिया गया। मतलब आज के डेट में कोई भी वुमेन जो कि यहाँ पे पहले तो कुछ कैटेगरी थी, मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इसे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा ताकि आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो। सो इस एक्ट में फाइनली ये बोल दिया गया कि कोई भी वुमेन जो कि मैरिड है या फिजिकल डिसेबल है या मेंटल है या कि जिसके साथ रेप हुआ है, तो जो इस टाइप की वुमेन है वो अपनी प्रेगनेंसी से लेकर के 20 वीक्स के अंदर वो अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करा सकती थी। मतलब क्या हुआ इस केस में कि 24 वीक तक तो उनको अलाउ था
कि वो अपने प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करा सकती है। बट जो ये एक्ट था ना, तो उसमें कुछ लिमिटेड वुमेन बस अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करा सकती थी। जैसे कि इसमें कौन कौन से थे लिमिटेशन? फर्स्ट, जैसे अगर कोई विडो है तो, सेकंड कोई मेंटल डिसेबल है तो, थर्ड अगर कोई किसी के साथ रेप हुआ है तो, मतलब जिसके साथ रेप हुआ वो गर्ल्स है तो, मतलब एक तरीके से जिसके साथ सोसाइटी में कोई गलत हुआ है, तो अगर वो प्रेग्नेंट है लेडीज़, तो वो विद इन 20 वीक्स अपने मतलब अपने प्रेगनेंसी के विद इन 20 वीक्स वो अबॉर्शन करवा सकती थी, बट इसके बाद नहीं। बट इस केस में क्या हुआ था बेसिकली, तो इस केस में एक 25 ईयर की एक अनमैरिड गर्ल्स थी, मतलब 25 ईयर की अनमैरिड गर्ल थी। तो उसका किसी के साथ फिजिकल होगा, मतलब जिसके भी साथ हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में उसने बोला कि मेरा जो मतलब बेबी है वो 23 वीक का है, मुझे प्रेगनेंसी को अबॉर्शन कराना है। मतलब उसके मतलब जो वॉर्म में बेबी था अभी वो 23 वीक्स का था और उसको वो अबॉर्शन कराना चाह रही थी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी लेडीज़ हुई, चाहे वो मैरिड हुई, चाहे वो अनमैरिड हुई, चाहे वो विडो है, चाहे मेंटल डिसेबल है, चाहे उसके साथ रेप हुआ है, चाहे कोई ये जो असॉल्ट होते हैं और जो एसिड असॉल्ट होते हैं, चाहे मतलब उसके साथ कुछ भी गलत हुआ हो या गलत नहीं भी हुआ है, तो भी वो 24 वीक तक अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है। सो फाइनली अब आज के डेट में ये 3 जजेस की बेंच थी, वो ये डिसीजन दे दिए कि चाहे कोई अनमैरिड हो या मैरिड हो, उसके पास राइट है अबॉर्शन कराने का विद इन 24 वीक्स ऑफ हिज प्रेगनेंसी। तो अपने प्रेगनेंसी के 24 सप्ताह के अंदर वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है या अबॉर्शन करा सकती है। बट इस केस के पहले क्या रूल था कि 24 वीक के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट या अबॉर्शन करा सकती है, बट वही लेडीज़ करा सकती हैं जो कि विडो थी या मेंटल डिसेबल थी या जिसके साथ रेप हुआ है या जिसके साथ एसिड अटैक कुछ ऐसी किसी मतलब ऐसी ही लेडीज़ करा सकती थी जिसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था। बट आज के टाइम पे कोई भी मतलब मैरिड अनमैरिड दोनों लेडीज़ 24 वीक तक अपने इच्छा अनुसार अपना अबॉर्शन करा सकती हैं। एंड इसी केस में मैरिटल रेप को डिस्कस किया गया कि मैरिटल रेप क्या होता है एंड इसमें पनिशमेंट अभी मिलता है कि नहीं। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज मैरिटल रेप। सो मैरिटल रेप में बेसिकली ये रहता है कि एक हस्बैंड वाइफ है, मतलब कि 2 कपल है, उनकी मैरिज हो चुकी है, बट वाइफ मान लेते हैं फिजिकल नहीं होना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ, बट हस्बैंड ज़बरदस्ती फोर्सफुली अगर उसके साथ फिजिकल हो रहा है, तो अभी तो फिलहाल इंडिया में उसके लिए ऑफेंस नहीं माना गया है या कोई पनिशमेंट नहीं है, बट इसी केस में मैरिटल रेप को डिस्कस किया गया था। तो दिस इज अ मैरिटल रेप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज आयशाद साइफा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो काफ़ी लीडिंग है, काफ़ी फेमस केस है, इससे सब लोग इस केस से अवेयर होंगे। और ये वही केस है जिस केस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो हिजाब है, हिजाब को स्कूल एंड कॉलेजेस में पहनना वैलिड है या इनवैलिड। तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के डेट में जो भी अभी डिसीजन आया उसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बट आज के डेट में क्या स्कूल एंड कॉलेजेस में हिजाब पहनना वैलिड है कि इनवैलिड। सो इस केस में हुआ क्या था, मैं थोड़ा पहले फैक्ट पे डिस्कस करता हूँ। तो इस केस में ये केस पहले कर्नाटका का केस है और कर्नाटका स्टेट में एक मान लेते स्कूल था और उस स्कूल में वहाँ की कुछ स्टूडेंट्स जो गर्ल्स थी वो हिजाब पहन के गई। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 थे, तो हिजाब जब पहन के गए तो उन्हें क्लास में एंट्री नहीं मिली है। बोला गया कि कर्नाटका स्टेट ने एक रूल्स बना के रखा है कि अगर आप स्कूल कॉलेजेस में आ रहे हो तो स्कूल कॉलेजेस के आप ड्रेस में आओगे, अगर स्कूल कॉलेजेस के ड्रेस में नहीं आ रहे हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी और आपको हिजाब पहनने के बाद आपको क्लास में तो एंट्री बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो उन्हें वहाँ से प्रोहिबिट कर दिया गया, मतलब उन्हें स्कूल में एंट्री नहीं दिया गया, मना कर दिया गया कि अगर आप हिजाब पहन के आओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो फाइनली तो वहाँ इस टाइम तो वो तो ऐसा हो गया। फिर इसे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला मतलब यहाँ पे इनवैलिड बोला कि नहीं,
आप यहाँ पे हिजाब पहन के नहीं आ सकते। मतलब कि यहाँ पे जो ये था हिजाब पहनना वैलिड है कि इनवैलिड, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोल दिया कि बिल्कुल इनवैलिड है, क्योंकि आप स्कूल कॉलेजेस में जो स्कूल कॉलेजेस के ड्रेस हैं आप उनको फॉलो करो, क्योंकि कोई भी स्कूल है, कोई कॉलेजेस हो, उसका एक ड्रेस है और वो ड्रेस के थ्रू वो कॉलेज या स्कूल अपनी यूनिटी दिखाना चाहते हैं, और आप कोई और क्लॉथ या और कोई प्रैक्टिस में जो भी क्लॉथ आते हैं उन्हें पहन के आओगे तो वो यूनिटी को ब्रीच करता है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन दिया गया और इस डिसीजन को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी आर्गूमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोला गया कि ये जो वियरिंग हिजाब है ये राइट टू रिलीजियस है, मतलब आर्टिकल 25 से और आर्टिकल 25 टू 28 तक राइट टू रिलीजन है। और बोला गया कि कोई हिजाब पहनना मतलब अपने रिलीजन कि जो भी हमारे मतलब रिलीजन हमें अलाउ करता है, जैसा कि पंजाबी में कृपान एक तलवार टाइप में होती है उसको मतलब वियर करना एंड हिजाब वियर करना, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस में आती हैं, ऐसा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बोला गया। और क्या कहते हैं कि जब भी किसी भी पर्सन के रिलीजन राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, ये भी आपको पता ही होगा। तो यही बोला गया कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन है, इसको आप नहीं वायलेट कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे स्प्लिट वर्डिट आई थी, स्प्लिट वर्डिट इन द सेंस कि यहाँ पे दो जजेस थे, दोनों जजेस के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन थे, तभी इस पे फाइनल जजमेंट नहीं आया कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब कि इसे वैलिड किया जाना चाहिए कि इनवैलिड किया जाना चाहिए। तो अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया, बट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि हाँ ये वैलिड है या इनवैलिड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज जैकब Polliel versus Union of India. So UOI, it's a short form of Union of India. So इस केस में क्या हुआ था, केस में फैक्ट ये था, इस इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू गेट कोविड वैक्सीनेशन। सो आप जानते हैं 2019 में क्या आया था, कोविड आया था, और इससे कितने लोगों की डेथ हुई है ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है। इससे कितने दिन लॉकडाउन लगा था, कितने सारे इश्यूज आए थे, इन सब से भी आप बड़े अच्छे से अवेयर हैं। सो पहले कॉमन सेंस वाली बात है कि आप खुद कमेंट करके बताना कि हम किसी को फोर्स कर सकते हैं कि आपको ये वैक्सीन लगवानी ही है या आपको ये मेडिसिन लेना ही है। तो आप खुद सोचोगे तो आपको लगेगा और आप कमेंट में अपने ओपिनियन दीजिएगा कि हाँ ये सही था कि नहीं। तो केस में तो ये मतलब चैलेंज किया गया कि आप किसी को मतलब फोर्स नहीं कर सकते वैक्सीन के लिए। तो इस पर 2 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने इस पर डिसीजन दिया कि नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू गेट कोविड वैक्सीनेशन। मतलब अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो वैक्सीन के लिए या मेडिसिन के लिए तो एक तरीके से ये गलत है और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, और वो उसकी लाइफ है, वो अपने तरीके से जीना चाहता है। अगर वो नहीं वैक्सीन लेना चाहता तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, और अगर आप फोर्स कर रहे हो तो ये आर्टिकल 21 मतलब जो लाइफ एंड लिबर्टी है उसका वायलेशन हो रहा है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस रहा, और जो भी आपका इस केस में ओपिनियन हो कि हाँ सच में हम किसी को फोर्स कर सकते हैं या नहीं फोर्स कर सकते वैक्सीनेशन में, तो इस पर आप ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।